नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और साम्राज्यों की कहानियों से नहीं बना है। इसमें उन बाहरी ताकतों का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने यहाँ की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही बड़े आक्रमणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सबसे पहला सवाल, आखिर भारत पर पहला सफल मुस्लिम हमला किसने किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले जाता है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सिंध की धरती पर। जी हाँ, 8वीं सदी में, जहां अरबों ने पहली बार जीत का झंडा फहराया था। और वो नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सोचिए, एक नौजवान अरब कमांडर जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर हमला करके इतिहास की किताब ही बदल दी। तो हमारे पहले सवाल का जवाब यही है। कासिम की जीत के बाद सिंध में बहुत कुछ बदला और बहुत तेजी से बदला। उसने वहां के राजा दाहिर को हराया, देवल का जो जरूरी बंदरगाह था उस पर कब्जा कर लिया और फिर उस इलाके में जजिया टैक्स लगा दिया। ये वो टैक्स था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। और हाँ, धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया गया। लेकिन इस हमले का जो सबसे बड़ा और सबसे दूर तक जाने वाला असर हुआ वो ये था कि सिंध इस्लाम का प्रवेश द्वार बन गया। यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की जड़ें जमनी शुरू हुईं। चलिए अब जरा टाइम मशीन में बैठकर लगभग 300 साल आगे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब भारत पर हमलों की एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं विनाशकारी लहर आने वाली थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये सारी घटनाएं अलग अलग वक्त पर हुईं। मतलब कासिम के हमले और नादिर शाह की लूट के बीच करीब करीब 1000 साल का फासला है। तो ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया थी। और इस नए दौर का जो सबसे बड़ा चेहरा था वो था महमूद गजनवी, मध्य अफगानिस्तान के गजनवी साम्राज्य का ताकतवर सुल्तान, जिसकी आंखें भारत की दौलत और शान शौकत पर टिकी हुई थीं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 17। 17 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी बार, जी हाँ, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। इससे उसकी जिद का अंदाजा लगाया जा सकता है और ये भी कि भारत की दौलत उसे कितना खींच रही थी। लेकिन इन 17 हमलों में से एक हमला ऐसा था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, और वो था सोमनाथ मंदिर पर हुआ वो भयानक हमला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ये हमले कर क्यों रहा था, मकसद क्या था? खैर, इतिहासकार प्रोफेसर इलियट के मुताबिक इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तो बेहिसाब दौलत की चाहत और दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार। बात है 1026 ईस्वी की, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की तो उसका सामना हुआ चालुक्य राजा भीम प्रथम से। उन्होंने मंदिर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खैर, इतिहास हम सब जानते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि भारत में गजनवी का जो आखिरी अभियान था वो 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ था। इसके बाद उसका फोकस कहीं और चला गया। इन हमलों ने सिर्फ राज्यों और सल्तनतों को ही निशाना नहीं बनाया, ज्ञान और शक्ति के जो बड़े केंद्र थे वो भी इनके निशाने पर आए। अब हम ऐसी ही दो घटनाओं पर नजर डालेंगे जहां भारत ने अपने कुछ सबसे कीमती खजाने खो दिए। ये स्लाइड दो बहुत बड़े नुकसान की कहानी बताती है। एक तरफ देखिए ज्ञान का वो समंदर, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे बख्तियार खिलजी की सेना ने जलाकर राख कर दिया, और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की शान, मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहे नूर हीरा, जिसे ईरान का शासक नादिर शाह लूट कर अपने साथ ले गया। देखिए, मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, वो सिर्फ एक कुर्सी नहीं था, वो तो शाहजहां के दौर की कला का एक नायाब नमूना था, और उसी में जड़ा था दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहे नूर। लेकिन 1739 में नादिर शाह के हमले ने इस अनमोल विरासत को हमेशा के लिए भारत से छीन लिया। तो अब तक हमने जो कुछ देखा, चलिए इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन हमलों की पूरी कहानी आखिर हमें बताती क्या है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के रास्ते भारत में पहला कदम रखा।
फिर आए महमूद गजनवी, जिन्होंने 1000 से 1027 के बीच 17 बार हमले किए, जिसमें सोमनाथ का हमला सबसे ज्यादा जाना जाता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के बड़े केंद्र नालंदा को तबाह कर दिया और आखिर में 1739 में नादिर शाह आया और मुगल सल्तनत की शान मयूर सिंहासन और कोहिनूर को लूट ले गया। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सारी घटनाएं भले ही सदियों के फासले पर हुईं, लेकिन क्या इनके बीच कोई ऐसा कॉमन धागा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर इनके मिले-जुले असर को एक साथ जोड़ता हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है।